ऐसे कौन से फंड्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में हैं और आप प्लान कर रही हैं या देखना चाहती हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर? सो आर स्पेस इज ऑल्सो इवॉल्विंग. अब एक नई कैटेगरी आ रही है, न्यू एसेट क्लास, जो कि है मिड कैप के अंदर क्यों हम स्टॉक पिकिंग और एक्टिव फंड्स के अंदर पैसा ना डालें और पैसिव तरीके की तरफ जाए, पैसिव फंड्स की तरफ जाए मिड कैप के? जब एक्टिव की बात आती है तो वहाँ पे जजमेंट इज द मेन थिंग. उतना ज़्यादा आप नैरो डाउन हो जाओगे कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मार्केट में, उतना आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न हो जाता है. तो अब टाटा एएमसी के पास ऐसे क्या नए प्रोडक्ट्स हैं? सो ये इंडेक्स खुद एक मिड कैप 150 इंडेक्स है, तो इट इज़ अ ग्रेट बैलेंस बिटवीन लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप. उन्होंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 23% का टीआरआई दिया है. Right now, it's not a thematic market, neither from the investors' side. बाय द एंड ऑफ दिस करेक्शन लार्ज कैप भी इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन शुरुआत मिड कैप से ही हुई. वॉलिटिलिटी तो इसके अंदर भी काफ़ी हाई है. Another day, another podcast with Upsurge and you have me Ansh R Hiran. और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर एक बहुत स्पेशल गेस्ट मिसेस शैली गैंग. हाय मैम. Hi, Ansh. It's always great to have you here. Thank you so much. All right. And in case you guys don't know her, मैम अगर आप भी थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें प्लीज. So, नाम तो आपने बता ही दिया है, अंश. Yes. Shelly Gang. And I now currently lead the products desk for Tata Mutual Fund. Been with the organization for the last a little over 6 years, and steering the products desk, yes, across mutual funds, active, passive. We also have a small AIF and PMS book. So here we are. So बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर फंड्स के बारे में, पीएमएसएस के बारे में. बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस वन पॉइंट जो मैंने आपके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की है. उससे मुझे एक चीज़ पता चली थी कि आप इंडिया के अंदर एक अलग इंडेक्स लेके आई थी विच वॉज टूरिज्म इंडेक्स, करेक्ट? एंड उसके अंदर आपने एविएशन, एयरलाइंस और होटल इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया था और उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, राइट? इस तरह के आइडियाज़ आप कहाँ से लेकर आती हैं? So, firstly, yes, tourism index was the industry first index. हमने अभी तक कुछ 6 या 7 इंडस्ट्री फर्स्ट इंडाइसेस लॉन्च किए हैं. वी स्टार्टेड विद मिड कैप मोमेंटम पहले BSE 200 निफ्टी 200 के बेस पे हो रहा था, पर हमने मिड कैप 150 के बेस पे मोमेंटम को अप्लाई करके वो इंडेक्स बनाया था. उसके बाद हमने मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसेस लॉन्च किए थे. देन वी केम अप विद टूरिज्म इंडेक्स, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट. फिर हम एक कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स लेके आए थे जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, उसका उस स्पेस का एक हिस्सा है, बट उसकी टॉप लाइन ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चरल ग्रोथ को देखते हुए नेक्स्ट 5 years 10 years देखते हुए हम एक वो इंडेक्स भी लेके आए थे विच वॉज एन इंडस्ट्री फर्स्ट. एंड द लास्ट इंडस्ट्री फर्स्ट इंडेक्स which we done was with BSE, which was Business Select Groups Index. Select Business Groups Index, sorry. So ये सारे इंडस्ट्री फर्स्ट इंडाइसेस हैं. टू आंसर योर क्वेश्चन कि हम ये कैसे करते हैं, सो देर आर वी go and talk to our investments team and ask them the right questions or ask them multiple questions to understand where is it, which pocket of the market is it that where we can go and create a index, और जहाँ पे valuation attractive है या जहाँ पे वो factor जैसे अब इस टाइम पे इंडिया में अच्छा लगेगा, काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, या फिर कहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे मैंने कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स के बारे में बताया. सो दैट इज़ वन वे. वी ऑल्सो हैव एन आई ऑन अदर फाइलिंग्स हैपनिंग. कभी कभी आपको वो देखते देखते भी कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं. एंड इंटरनल डिस्कशंस, सम सेशंस, डेफिनेटली वी डू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस. सो दिस इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट. मैनी अ टाइम्स some of the requests come in from the partners and distributors also. So we take that into account, and it's not that because the request has come as it is हम बना लेते हैं वो index, but we then apply ourselves and if required make changes or at least take their inputs. तो इस तरह से various ways हैं. Got it. अभी आपने यहाँ पर मेंशन किया निफ्टी मिड कैप का, राइट? हमने ये भी देखा कि निफ्टी मिड कैप के जो इंडेक्सेस हैं उन्होंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 23% का टीआरआई दिया है,
राइट? एंड एक तरह से ये निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। वो रोलिंग रिटर्न, 1 ईयर रोलिंग रिटर्न वुड बी अबाउट 20-22%. यस, यू आर राइट. यस. करेक्ट। तो अब टाटा एएमसी के पास ऐसे क्या नए प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप निफ्टी 150 को या जो मिड कैप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं? सो ये इंडेक्स खुद एक मिड कैप 150 इंडेक्स है. करेक्ट। एंड हमने इसमें ऑलरेडी पहले इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हुए हैं. ये एक पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है जो हमने अभी लॉन्च किया है. मिड कैप क्यों? आई थिंक दैट इज़ वॉट वेयर आर मेन कंटेंशन वॉज कि वो डिस्कशन था कि मिड कैप्स, लार्ज कैप निफ्टी 50 तो है ही, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स है जो एग्जिस्ट करता है मार्केट में, मिड कैप 150. तो हमें डिस्कशन से ये लगा कि मिड कैप्स सिट वेरी वेल बिटवीन लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. तो लार्ज कैप्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एम्बॉडी करता है वो मिड कैप्स, और स्मॉल कैप्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी मिड कैप्स में है. तो इट इज़ अ ग्रेट बैलेंस बिटवीन लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. करेक्ट। स्मॉल कैप्स ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसकी वॉलेटिलिटी इतनी कम नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है. हाउएवर लार्ज कैप्स की रिटर्न प्रोफाइल म्यूटेड होती है रिलेटिवली, पर इसकी रिटर्न प्रोफाइल, ग्रोथ प्रोफाइल इज़ हायर. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुली बिटवीन देम. And if you see the sector coverage also, mid caps are very well diversified, relatively less concentrated than large caps, और वो large cap index को complement करते हैं in the way the sector coverage is. तो उस तरह से हमें लगा कि मिड कैप्स एक यूनिक प्रोपोजिशन है और लार्ज कैप्स को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो एक ये इंडेक्स होना चाहिए इन्वेस्टर्स के पास में. गॉट इट. सेक्टर्स की आपने बात की, राइट, कि जो लार्ज कैप है उसके अंदर कुछ सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा, जैसे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इनका एक बहुत बड़ा होल्ड है. Sure. जब Yes. हम निफ्टी 150 की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, बहुत सारे नए सेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, और बाकी जो करंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी एक कह सकते हैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है. करेक्ट. सो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में है, यस अंश, बट ये यूनिक एक एक्सपोजर देता है. जैसे लार्ज कैप्स जो है निफ्टी 100 मान लीजिए, उसमें आपका हायर एलोकेशन है फिनेंशियल्स में, लाइक यू सेड, फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में है, आईटी में है. एंड जो मिड कैप्स है उसका हायर एलोकेशन है केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, सम बिट रियल एस्टेट. सो यू गेट अ नंबर ऑफ सेक्टर्स, 2-3 ज़्यादा होंगे मिड कैप्स में, बट जो स्प्रेड है, जो सेक्टर कवरेज है, वो डिफरेंट है मिड कैप्स का. एंड मिड कैप्स में काफ़ी सारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूनिक भी हैं, जो सिर्फ यूनिक हैं टू मिड कैप्स, लाइक रेस्टोरेंट्स और टू सम एक्सटेंट होटल्स, कास्टिंग्स एंड फॉर्जिंग्स, आपके एक्सचेंज डेटा एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज. तो ये जो है कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे यूनिक है. तो आपको एक डिफरेंशिएटेड एक्सपोजर मिलता है मिड कैप 150 के. ऑल्सो अनदर रीज़न इज़ दैट जो मिड कैप स्पेस है उसमें सेक्टर लीडर्स हैं. मिड कैप्स जो है उसमें उन इंडिविजुअल सेगमेंट्स के लीडर्स हैं, जैसे एसी मैन्युफैक्चरिंग, you have a leader in mid caps. Industrial explosives, you have a leader in mid caps. Industrial explosives काम आते हैं आपके जैसे यस माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में. और ये जो कंपनी है जैसे जिसकी बात कर रही हूँ मैं, कंपनी का नाम यूजुअली एज अ नेम सी वी डोंट टेक, दो दिस इज़ एन इंडेक्स फंड वी कैन टेक, बट फिर भी. तो जैसे ये कंपनीज़ हैं, ये कंपनी है वो इंग्रेडिएंट्स भी प्रोवाइड करती है एज प्रोपेलेंट्स फॉर वॉरहेड्स या जो एम्यूनिशन डिफेंस में यूज़ करते हैं. तो ये डिफेंस की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है. तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, तो ये एक लीडर है. उसके बाद आपके किचन अप्लायंसेस का एक लीडर मिड कैप में है. यू हैव अ लीडर इन AMCs इन मिड कैप, लिस्टेड AMCs स्पेस में है. यू हैव अ लीडर अगेन इन होटल्स हियर. यू हैव अ लीडर इन केबल्स, बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं आपके, केबल्स, टाइल्स, वायर्स, उस तरह का. तो काफ़ी सारे लीडर्स भी हैं सेगमेंट्स के जो मिड कैप्स में हैं. तो ये इस तरह से इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड है. तो यूनिक प्रोपोजिशन
प्लस मार्केट लीडर्स का एक बहुत अच्छा इंडेक्स है ये मिड कैप 150। बट ये बेनिफिट तो हम जितना अपने स्टॉक क्यूरिंग उसको एक्सपैंड करेंगे वो तो हमें मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 500 में चले गए, हम्म, राइट, वहाँ पर और कई सारे सेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, हम्म। करेक्ट? नहीं तो अगर देखो निफ्टी 500 में फिर आपकी बहुत ज़्यादा प्योर मिड कैप प्रोफाइल नहीं रहती, रिटर्न एंड रिटर्न एंड रिस्क की जो प्रोफाइल है वो आपकी लार्ज कैप फिर मिड कैप फिर स्मॉल कैप में होती है। तीन हो जाएंगे। यस, बट जो डिफरेंशिएटेड एक्सपोजर है, यूनिक एक्सपोजर्स है, यस स्मॉल कैप में भी आपको मिल सकता है, बट वहाँ पे आपका लिक्विडिटी डिस्कशन एक अलग आ जाता है, बिकॉज some years back there was a liquidity discussion happening for mid caps also कि हाँ they are less liquid. Right now as we talk to fund managers they are saying कि वो discussion large caps और mid caps का liquidity profile काफ़ी converge हो गया है. The differentiation lies in the profile of the companies which large caps hold and the profile of companies which mid caps hold. Okay. And one more thing, जितना ज़्यादा अगर आपका डिफरेंशिएटेड एक्सपोजर है और ज़्यादा बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कुछ 39-40 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे मिड कैप्स में हैं जो कहीं और नहीं हैं, विच इज़ यूनिक बेसिक इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट टॉकिंग सेक्टर्स, सब जो हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज़। तो क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो भी डिफरेंट साइकिल्स में मैनेज हो जाती है, बिकॉज कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज़ किसी साइकिल में दे विल परफॉर्म, कुछ विल परफॉर्म इन सम अदर साइकिल। तो इस तरह से हर साइकिल में दिस इंडेक्स विल हैव will have some segments which will be fueling the growth. That's Correct. the point also. Got it. अब यहाँ पर एज यू जस्ट सेड कि कुछ सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, राइट, और निफ्टी मिड कैप जो है वहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो चल रहे होंगे और कुछ होंगे जो नहीं चल रहे होंगे, तो उससे हमारे रिटर्न्स एवरेज आउट हो रहे हैं, राइट? सो व्हाई नॉट वी चूज दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स, सेक्टोरल रोटेशन की वजह से अलग अलग सेक्टर्स में मोमेंटम आता है, राइट? तो क्यों ना डायरेक्टली उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हीं सेक्टर्स के ETFs या फिर उन्हीं सेक्टर्स के फंड्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट सो देखिए 2024 वाज अ थीमेटिक मार्केट, उसके पहले भी एक बार कोविड के बाद एक थीमेटिक मार्केट एक ईयर आया था जहाँ पे थीम्स चल रहे थे। 2024 में अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम वाज द बेस्ट परफॉर्मर विद कैलेंडर ईयर रिटर्न ऑफ कैपिटल मार्केट एट 74-75%, राइट। बट उसी साल में बैंक्स वर फ्लैट, बैंक का जो इंडेक्स है वो फ्लैट था, financial services was anywhere between 10 to 12%. Yeah. So you have within the sector also you have this dichotomy which is there. Same is the case with let's say IT. तो IT में जब निफ्टी IT है वो कुछ 30% होगा, एंड जो एक IT इंडेक्स है जिसमें 50% इज़ न्यू एज IT, दैट वाज मच हायर. Same is the case with consumption. Pure consumption index would be X, and the mid and small cap consumption or new age consumption would be much higher. So it depends on which part of the market you are looking at. Risk return profile जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन हो जाओगे कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मार्केट में, उतना आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न हो जाता है. राइट नाउ वी थिंक right now because things have run up, right now it's not a thematic market, neither from the investor side ना कि वो demand भी नहीं करे और वहाँ flows भी नहीं आ रहे, and neither from the investment committees side or investments view side. अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे पास था कि हम जब लार्ज कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में चाहे आपने एक्टिवली इन्वेस्ट किया हो, एक्टिवली आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या पैसिव फंड्स के थ्रू जा रहे हो, मोर और लेस उसके रिटर्न सेम ही होते हैं, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी वहाँ पे ज़्यादा होती है. अगर हम बात करें मिड कैप की तो वहाँ पर कुछ स्टॉक पोटेंशियल रखते हैं 25-30% या फिर कुछ तो साल के अंदर डबल भी हो जाते हैं, राइट? तो मिड कैप के अंदर क्यों हम स्टॉक पिकिंग और एक्टिव फंड्स के अंदर पैसा ना डालें और पैसिव तरीके की तरफ जाए, पैसिव फंड्स की तरफ जाए मिड कैप के चूज करते हो? सो लार्ज कैप्स में एज यू राइटली सेड इन्फॉर्मेशन फ्लो इज़ बेटर, इन्फॉर्मेशन एफिशिएंसी इज़ हायर, तो डेफिनेटली वहाँ पे
कम डिफरेंशियल होगा बिटवीन अ एक्टिव फंड एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लेट्स से डिफरेंशियल होगा बट कम, एंड नंबर ऑफ फंड्स आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50, वो वाला डेटा विल बी can be a little more in favor of let's say the index funds also, can be I'm saying, but yes, the idea is for active funds also to outperform. आपका जो मार्जिन है वो कम हो सकता है आउट परफॉर्मेंस का, वो अलग बात है. मिड कैप्स में रिसर्च, सो वेरी वेल रिसर्च स्टॉक्स इतने नहीं होंगे बिकॉज हमारा रिसर्च, वेरी वेल रिसर्च स्टॉक्स वुड बी लेट्स से 50-100 स्टॉक्स, तो उसके नीचे का स्पेस जो है वो ऑब्वियसली रिलेटिवली लेस रिसर्च्ड है, इसीलिए वहाँ पे एक्टिव का जजमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, येस. बट आई वुड वांट टू हाईलाइट दैट मिड कैप्स कवर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, और जब एक्टिव की बात आती है तो वहाँ पे जजमेंट इज़ द मेन थिंग, और वो एक रूट है. अब जब आप जजमेंट लेते हैं तो आप ओवरवेट अंडरवेट डिसीजंस लेंगे. तो अगर आप कहीं ओवरवेट जा रहे हैं, 5% 6% पोजिशन बना रहे हैं, इट कैन गो इन योर फेवर, येस, एंड यू हैव टेकन अ डिसीजन एंड यू नो ऑब्वियसली यू हैव बिल्ट इट अकॉर्डिंगली कि आपने ये 3 सेक्टर्स में ओवरवेट लिए हैं और ये 2 सेक्टर्स में ग्रॉस अंडरवेट भी लिया है. दैट ओवरवेट अंडरवेट विल वर्क, is expected to work in favor of you and create an extra return. वही reason है कि आपने overweight underweight लिया है, but it can be other way also. Yeah. So the diversification of the approach is कि आप सारे ही sectors जो mid cap के space में sectors हैं जितने भी, and ये construction of mid cap index mid cap 150 index का जो main rule है which is free float market cap, तो उसके बेसिस पे जो ये इंडेक्स बना है कवरिंग 18-19 सेक्टर्स, जब आप इस रूट के थ्रू, पैसिव रूट के थ्रू मिड कैप सेगमेंट का एक्सपोजर लेते हैं तो आपको सारे ही सेक्टर्स में एक इवनड आउट एक्सपोजर मिल जाता है. एंड इट इज़ एक्चुअली अ गुड डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन द जजमेंट ऑफ ओवरवेट अंडरवेट and the discipline of taking all the sectors at each point in time, because you can't cover so many sectors through your overweight underweight. मतलब आप कहीं तो underweight जाओगे और कहीं overweight आपको लेना ही है. So this is a great diversification between active and passive, and that is why we say that ये दोनों जो approaches हैं वो साथ में चले तो better है. हम active versus passive का discussion as a house for any category बिल्कुल भी नहीं करते हैं as a house. Yes. तो फिर वो suitability और आपकी risk appetite, reward expectation इन सब के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, right? क्या एक्टिव एक्सपोजर? हाँ, मतलब टू चूज बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. नो, व्हाट वी आर सेइंग इज एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही होने चाहिए. दोनों होने चाहिए. यू शुड हैव अ डाइवर्सिफिकेशन. आप मिड कैप स्पेस जो है वो आप एक्टिव रूट एंड पैसिव रूट दोनों के थ्रू अप्रोच कर सकते हो. यस. इवन सेक्टर फंड्स भी जब हमने लॉन्च किए थे हमने यही कहा था कि हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिव फंड भी है, एंड हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर फंड इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया था. सो सिमिलरली वी सेड कि आप वहाँ पे भी ओवरवेट अंडरवेट ऑन सब सेगमेंट्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग है जो बहुत सारे सेक्टर्स को टच करता है तो आप ओवरवेट अंडरवेट जा सकते हैं एक्टिव फंड्स के थ्रू, वो अप्रोच ले सकते हैं. या फिर आप जैसे PLI को 14 सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है या बेनिफिट करता है, लेट मी पुट इट दैट वे, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग जब आप मल्टी कैप इंडेक्स लेते हैं तो आप सारे ही सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं. So that is a great diversification, you know, and between active and passive. So both approaches can be looked at together. So what we've seen is जब भी मार्केट में एक पहले बुल रन आया था, मिड कैप्स ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था. बट अब जब करेक्शन भी आया तो मिड कैप्स वर लाइक दिस वाज अ पर्टिकुलर सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. बहुत ज़्यादा करेक्शन आया था मिड कैप्स के अंदर कंपेयर टू निफ्टी 50. राइट, बाय द एंड ऑफ दिस बेयर या फिर बाय द एंड ऑफ दिस करेक्शन लार्ज कैप भी इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन शुरुआत मिड कैप से ही हुई थी. तो वॉलेटिलिटी तो इसके अंदर भी काफ़ी हाई है, राइट? सो अक्टूबर से जब करेक्शन हुआ तो उस फर्स्ट लेग में मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स फॉल नहीं हुए थे. अक्टूबर टू दिसंबर 24 में मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इन द रीसेंट फेज फेल फ्रॉम Jan Feb March, that was the phase, and then again there was a bounce back which had come in. If you see the standard deviation, let's say लार्ज कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 10 to 12 रहता है या है तो मिड कैप्स का 17 to 18% है. So there is a difference in the world, and small caps would be higher. And micro cap 250 का जो इंडेक्स है उसकी वॉलेटिलिटी, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन
और भी आए होगा, और उसके ड्रॉडाउन्स और भी आए होंगे. सो इस तरह से डेफिनेटली वॉलेटिलिटी में डिफरेंस है. अभी वापस बाउंस बैक हो चुका है. सो इज दिस लाइक हाउ आर द वैल्यूएशंस लुकिंग राइट Yes, नाउ? so valuations are definitely much higher than the long-term average, and a very Yeah. valid question to ask Ansh at this point in time that mid-cap index अब launch करें जब valuations are higher than the long-term average. But a very important point which has been reaffirmed by our investments team also is that अगर आप history देखेंगे and recent history maybe FY15 से, तो if you will see 2021, 18, 19, काफ़ी साल in between the valuations have been around 20, the forward P, 1 year forward P has been around 20x, but uske next 3 year returns have also been double digit. Okay. And why so is because mid caps are the growth engine, like small caps of course, but mid caps are also the growth engine for India. And जो market है उस they are very confident of this space. तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी मार्केट उसको मल्टीपल देता है और रिटर्न्स कम इन. सो इवन वाइल दी वैल्यूएशंस वर around 20, between 20 to 25 1 year forward P, in those years also the next 3 year returns have been double digit, barring 1 year when it was about 9-10%. So अभी टाटा की तरफ से नया मिड कैप 150 का NFO आ रहा है, राइट? Yes. सो जैसा कि आपने कहा कि 3 साल के उसमें आपको फिर भी पॉजिटिव रिटर्न्स मिल जाते हैं. तो ये तो हिस्ट्री है, राइट? सो डू यू थिंक हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? So we are saying that we are not saying this investment is for 3 years. What we are trying to say is even when valuations have been elevated, the market has been allocating a multiple which is higher because it is showing, वो अपना confidence दिखा रहा है कि अगर growth कंपनीज हैं उसमें तो आपकी वैल्यूएशन अगर हाई है तो वो उस ग्रोथ को हायर वैल्यूएशन, हायर मल्टीपल दे रहा है. इसीलिए एलिवेटेड वैल्यूएशन है तो भी ग्रोथ आएगी, और बिकॉज ग्रोथ आएगी इसीलिए स्टॉक रिटर्न्स भी आएंगे. दैट इज़ द थिंग विच वी आर सेइंग. अभी रिसेंट जो मार्केट में करेक्शन आया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल कहते हैं कि FIIs का था, राइट? वो जो आउटफ्लो हो रहा था पैसा, उसकी वजह से एक बड़ा करेक्शन मार्केट में आया. चाहे स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, सारे स्टॉक उससे इम्पैक्ट हुए थे, राइट? सो मिड कैप, अब लार्ज कैप के ऊपर तो ऑफकोर्स उनका बड़ा कमांड है FIIs का, उनकी ज़्यादा होल्डिंग है, तो अच्छे खासे इम्पैक्ट उनके ऊपर आए थे. मिड कैप के ऊपर FII आउटफ्लोज का क्या इम्पैक्ट होता है? सो जो प्रमोटर ओनरशिप एंड FII ओनरशिप है ऑफ लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स, इट स्टैंड्स लाइक दिस. लार्ज कैप्स में प्रमोटर ओनरशिप कम है, मिड कैप्स में ज़्यादा है. लार्ज कैप्स में प्रमोटर ओनरशिप है कुछ 48% एंड मिड कैप्स में इट इज़ हायर 55%, whereas FII ownership is higher in mid caps again to the tune of is higher in large caps to the tune of 20%, or FII ownership in mid caps is about 14-15%. That is lesser in percentage terms. Also, Ansh, we need to understand that value wise जो large caps की overall market cap वैल्यू है वो कुछ 280 लाख करोड़ है और मिड कैप्स की कुछ 80 लाख करोड़ है. तो वैल्यू भी ज़्यादा है और उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है. तो ओवरऑल वैल्यू वाइज FII ओनरशिप इज़ मच हायर इन लार्ज कैप्स दैन मिड कैप्स. तो जब FII आउटफ्लोज होते हैं तो लार्ज कैप्स आर मोस्ट इम्पैक्टेड, मिड कैप्स आर रिलेटिवली रिजिलियंट, और एटलीस्ट I would not say immune but relatively less impacted than large caps in case of FII outflows. And I think that is another point in favor of the stability, plus point for a mid cap segment in that situation. तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया, राइट? बट जब मार्केट इम्पैक्ट होता है तब मिड कैप भी इम्पैक्ट होते हैं, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट? Yes. इनको हेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग और इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, या फिर किसी आप इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ के चल रहे हैं, या फिर आपने कोई और एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, राइट? सो व्हाई शुड वी चूज निफ्टी 150 या मिड कैप 150 ओवर दीज अदर एसेट क्लास? क्योंकि देखिए गोल्ड हमको इन्फ्लेशन का हेज दे रहा है, राइट? कमोडिटीज़ के अंदर 24 आवर्स मार्केट चल रहा है, डिमांड सप्लाई कुछ ना कुछ हो रहा है ग्लोबली. इसी के साथ साथ अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपको रेंटल इनकम मिलती है, राइट? रियल एस्टेट का प्राइस कंटिन्यूसली हम हमारे पूर्वज भी कहते हुए हैं कि ज़मीनें खरीदो. देन व्हाई शुड वी चूज निफ्टी 150, मिड कैप 150? वन इज एक जो पोर्टफोलियो होगा इट विल बी अ
if an ideal balanced portfolio Yeah. will have financial assets, will have some bit of gold, yes. And I'll come to the challenges which a real estate holding has. You could have your own house, but उसके अलावा real estate में दूसरे challenges हैं. But I would say that in a balanced portfolio, you would have a core portfolio and a satellite portfolio. Within the core portfolio, depending on your risk profile, right now, let's say an aggressive risk profile would have a flexi cap fund and a small cap fund, and a mix of active and passive there in Yeah. core. In satellite funds, you will have sector and thematic funds, and again, that can be accessed through active and passive. That is the equity part that I'm talking about, core and satellite. And then you will have some bit of fixed income also. उसी में आपका emergency funds भी होगा, उसी में आपके 1 year horizon वाले funds भी होंगे, उसी में आपका 3 year stable investment भी होगा. Now, equity and debt can be 60-40, 70-30 depending. बट जो equity का portion है वो core satellite, और core satellite में you will have diversified funds in core through active passive and thematic and sector through active passive in the satellite side. This would be, and some gold for sure in the core portfolio, because now as we see how the space has evolved, gold now needs a perennial presence of about 10 to 15% in a portfolio. So alongside equities, yes. And mid cap 150 would be one part in the core portfolio. तो some bit of mid cap exposure would come in. आपका flexi cap से भी आ जाएगा, because उसमें भी थोड़े mid cap होंगे. अगर किसी के पास large and mid cap category है तो उसमें भी थोड़ा mid cap exposure आ जाएगा. किसी के पास plain vanilla large caps होंगे and उसके साथ. So what we are saying is mid cap 150 कोर इक्विटी पोर्टफोलियो का एक पार्ट होगा, और उस सेगमेंट को आप एक्टिव फंड्स के थ्रू भी एक्सेस करेंगे और पैसिव के थ्रू भी एक्सेस करेंगे. एंड दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ मिड कैप 150. गोल्ड बिल्कुल होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक आप 50% गोल्ड पोर्टफोलियो कर सकते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम. तो हर एक सेगमेंट का अपना एक रोल है. मिड कैप 150 का भी अपना एक रोल है. रियल एस्टेट में येस रेंटल इनकम है, बट माई आर्ग्यूमेंट विल बी कि ठीक है, आपका ओन्ड हाउस है, एक आध और कोई क्लोज लॉक्ड इन एसेट होगा, फिजिकल एसेट होगा, विच इज़ ओके. बट अगर आपको रेगुलर इनकम ही चाहिए तो जितना भी आपका कॉर्पस जमा किया हुआ है, आप उस पर SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा दीजिए. इट इज़ अ टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कॉर्पस जो आपने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है. करेक्ट, राइट. आप आज इन्वेस्ट करके कल से SWP करेंगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. देर आर पीपल इन द मार्केट हु डू दैट और रिकमेंड दैट, बट दैट्स अ वेरी बैड आइडिया. दी SWP का सही रोल तभी आता है, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, आपका कॉर्पस बना हुआ है, आपने ओवर द ईयर्स कॉर्पस बना लिया है, आप उसमें SWP अटैच कर दीजिए. सो दैट इज़ समथिंग चाहिए. तो रेंटल इनकम रेगुलर इनकम की जगह आप ये भी कर सकते हैं. रियल एस्टेट में यू विल हैव वैल्यूएशन इशूज़. अगर एक ऐसा फेज़ आ गया जहाँ आपको वो लिक्विडेट करना है और आप लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, मेंटेनेंस इशूज़, गोइंग एंड चेकिंग आपका एफर्ट एंड टाइम. आप अगर एक जगह रह रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज़ कितनी और कितनी जगह खरीद सकते हैं, तो उसका एफर्ट, उसको मैनेज करना, उसके अग्रीमेंट्स, उसको लेट आउट करना, इट्स अ हैज़ल, क्वाइट अ बिट ऑफ अ हैज़ल. बट या फिजिकल एसेट है तो सम पार्ट होना चाहिए. उसका एक सोल्यूशन RITs भी हो सकता है, राइट? सो रीट्स एंड इनवीट्स अगेन फाइनेंशियल तरीका है ना. करेक्ट, यस, फाइनेंशियल तरीका है. व्हाई डू यू वांट टू ओन द फिजिकल एसेट ऑलवेज? इनफैक्ट रीट्स एंड इनवीट्स के थ्रू आप एक पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. बट इसी के अंदर आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट किया, दैट वाज SWP. बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड इसका पोटेंशियल कितना है. इट कैन एक्चुअली जनरेट लाइक रिटायरमेंट इनकम फॉर यू, अगर आपने इसको सही तरीके से किया है, एंड विदाउट एक्चुअली इम्पैक्टिंग योर कॉर्पस, राइट? सो या दैट्स वेरी वेल सेड. कॉर्पस से तो आपका कैपिटल विड्रॉ होता ही है, बट अगर वो कॉर्पस जमा किया हुआ है तो डिविडेंड वर्सेस SWP को अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज़ अ बेटर टैक्स एफिशिएंट. अदरवाइज SWP में आपका एक कैपिटल का पोर्शन विड्रॉ हो ही रहा है. राइट, गॉट इट. मेरा आई थिंक अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आज की डेट में इतने सारे प्लेयर्स हैं और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, कि आपको जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है आपके पास उसके लिए अलग अलग ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं. यू एज अ
इन अ वे आई कैन से यूर अ डिज़ाइनर ऑफ प्रोडक्ट्स इस फील्ड के अंदर. सो हमने ये बात की कि आपके पास ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, राइट, बट और कैसे आपका प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ये सब चीज़ों को लेकर आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं. आपने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड उसके अंदर काम किया है, राइट, एंड एक तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अरीना का भी थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर है, राइट. तो एक चीज़ होती है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, राइट. तो ऐसी कौन सी आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स है या ऐसे कौन से फंड्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में है और आप प्लान कर रही हैं या देखना चाहती हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दैट इज क्रिप्टो. क्रिप्टो के ETFs हैं ग्लोबल मार्केट में जो इंडिया में नहीं है, बट चलिए क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन करना इंडिया के अंदर लीगल भी नहीं है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट भी नहीं कर रही है अभी तक, इसलिए नहीं आया. इसके अलावा और कौन से ऐसे चीज़ें हैं? सो आवर स्पेस इज ऑल्सो इवॉल्विंग. हमारा रेगुलेटरी स्पेस जो है, जैसे पहले म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी साथ में लिया जाए. सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो ऑफ़र करना चाहिए इन द कंट्री, इन दी इन्वेस्टमेंट स्पेस, सही है. बट उसके साथ साथ में रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का भी बहुत ख्याल रखता है रेगुलेटर. एंड अगर उसको ध्यान में रखते हुए जो जर्नी उन्होंने पैन आउट करी है या प्लॉट करी है, वो MFs सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स आए, उसके बाद AIF एंड PMS एज प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए. उनके वहाँ पे भी बेंचमार्क्स आए, चेंजेस आए, रेगुलेशंस आए. अब एक नई कैटेगरी आ रही है, न्यू एसेट क्लास, जो कि है SIF, और वो आपको इंस्ट्रूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी देगी बट इन अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट. डेरिवेटिव्स का इन्हांस्ड यूसेज है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स. तो हमारा जो इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस है, दैट इटसेल्फ इज़ ऑफरिंग a lot of different opportunities to Indian investors, and derivatives market bhi strengthen kar raha hai regulators separately. Correct. They are doing a lot of changes on the derivative side to strengthen it in the long run. तो इंस्ट्रूमेंट्स पे भी काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी काम हो रहा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे भी काम हो रहा है, वैल्यूएशन के तरीके, वैल्यूएशन पॉलिसीज़ पे भी काम हो रहा है. सो देयर इज़ वर्क हैपनिंग बाय द रेगुलेटर ऑन ऑल काउंट्स, एंड दैट इटसेल्फ, ये जो सब कुछ एक साथ है. जैसे पैसिव्स पे जो काम हो रहा है वो ये है, ऑपरेशन साइड पे एफिशिएंसी लाने के लिए काम हो रहा है, ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स को इंसेंटिवाइज करने का काम चल रहा है, सो दैट मोर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स हो पाएँ. अब्रॉड में जैसे है, एक पैसिव मैन्युफैक्चरर के पास कुछ 20 या 25 ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स पैनल होते हैं. इंडिया में ट्रूली एक्टिव 1 या 2 ही हैं, या 2 या 3 ही हैं. तो सारे AMCs के पास वो 1 या 2 ही हैं. You have to get more authorized participants to come into this business. और उनको आप कैसे उनकी लाइफ आसान कर सकते हो, उनको ऑपरेशनली कैसे ईज़ दे सकते हो, कैसे उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हो कि मोर ब्रोकर्स ओपन ऑथराइज पार्टिसिपेंट और AP डेस्क ओपन करें. तो हर तरफ पैसिव पे, एक्टिव पे, रिकैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड was a great step by the regulator to make homogeneous categories so that investors को समझ में आ पाए. तो हर तरफ काम हो रहा है, एंड ओवरऑल वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मच बेटर एंड एन इवॉल्व्ड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट. तो अभी हम ग्लोबल से डायरेक्टली कंपेयर हर चीज़ पे नहीं कर पाएंगे, लाइक यू सेड क्रिप्टो लाइक लीगली अभी नहीं आ पाएगा, बट ये सारे काउंट्स जो हमने डिस्कस किए, काफ़ी जगह काम हो रहा है. SIFs की आपने बात की थी, राइट? यस. क्या होते हैं वो? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. Yeah, so कौन से वाला? It's a new asset class, Okay. which is basically it gives you, the moot point here is that it will give you flexibility to invest up to 25% in unhedged shorts. So ये इसका moot point है. Gross exposure आपका 100% ही रहेगा. AIFs में आपको 200% ग्रॉस एक्सपोजर की अलाउंस है, बट यहाँ पे ग्रॉस एक्सपोजर विल रिमेन एट 100%, बट अनहेज्ड शॉर्ट्स विल बी
कैन बी अप टू 25%. इसकी वजह पे तो वहाँ पे तो आप AIFs में तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बट Correct. आपको टैक्सेशन म्यूचुअल फंड का मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग इंस्ट्रूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेड एरिया वेयर यू कैन सो आई थिंक इट इज़ हाउ यू कंस्ट्रक्ट. तो अगर आप रिटर्न एंड रिस्क प्रोफाइल म्यूचुअल फंड से डिफरेंट नहीं दिखाएंगे वहाँ पे, तो फिर उन प्रोडक्ट्स क्यों का, लिया उन जाए? कैटेगरीज का हाँ. मतलब नहीं होगा. तो Correct, got it. All right, ma'am. I think that's all for today. great, thank you. Thank you so much for your time. Thank you so much for coming here. My pleasure, totally. बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. And any parting words for all our viewers, because आपका NFO जैसा मैंने कहा कि अभी आने वाला है टाटा AMC का. So any parting words? Parting words is keep investing. If you have SIPs continue sipping. Do not stop SIPs just because the markets are volatile. SIPs are there to capture volatility मतलब of वो market. SIPs नहीं, SIPs. Yes, SIPs. Yeah. And yes, have a balanced portfolio. Don't have a portfolio of 50 funds ideally. Pick and choose. Break your portfolio between core and satellite. Have a allocation between equity and debt which is suitable to the risk profile. Do have emergency funds, maybe up to 10 to 15% of the portfolio, and do not have too larger allocation to locked in funds or locked in asset classes. I think Great. that's about it. There's no better way to end this podcast. Thank you so much, ma'am, for giving Thank us you. your very precious time. एंड आई होप आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा. मुझे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स मिले बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. सो या ऑन दैट नोट, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक्ड इट. अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं, या इस पूरे पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और हम आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में फिर से मिलेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्ज. ऑफ कोर्स आई विल सी यू. सब्सक्राइब टिल देन. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें.